नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ जा रही है? एक बार हेलो करें आप लोग। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार जो है सीरीज में, इसके तहत जो है आज हम उत्तर प्रदेश के शासकीय नृत्य कथक का वर्णन कीजिए, इससे संबंधित प्रमुख घरानों की जो है वो विशेषताओं की चर्चा करी, इस प्रश्न को कराने वाले हैं। और ये 8 अंक का प्रश्न है जो आपके जीएस प्रश्न पत्र 5 से संबंधित है। आप सभी जानते होंगे कि जो आपका पेपर 5 और पेपर 6 है वो बेसिकली यूपी स्पेशल का पेपर है। तो उसी के तहत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यूपी की चीज़ें भी आपकी कवर होती रहें। और देखिए, यदि आपने मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा तो यूपी पेपर 5 और 6 को लेकर के बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो पीछे क्लास करवाई है। इसीलिए जो ये शेड्यूल है हमारा, जो मॉर्निंग और इवनिंग वाला, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि केवल बुधवार को ही हमारा जो है एक प्रश्न आता है पेपर 5 का और पेपर 6 का। आपके मन में ये चीज़ इसीलिए हो रहा होगा कि सर और के साथ आप औरों का तो 2-2 प्रश्न आप करवा देते हैं सप्ताह में, इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो ऐसा नहीं है। यूपी स्पेशल का जो पेपर 5 और पेपर 6 है उसके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है। ये तो हमारा बहुत फेवरेट टॉपिक भी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम खुद यूपी से बिलोंग करते हैं, तो अपनी चीज़ों को जानना समझना और ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टेड भी होता है। तो इसको लेकर के मैंने सबसे ज़्यादा जो है वीडियो बनाया। अगर आप मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल की शुरुआत ही पेपर 5 और पेपर 6 को पढ़ाने को लेकर के हुई थी। तो वहाँ बहुत से वीडियो हैं, आप जा कर के देखिएगा। और ये देखिए, मंडे को GS1 आता है, GS2 आता है, इस तरीके से प्रत्येक पेपर होता है। और फिर शनिवार को जो है वो हमारा वीकली जो है करंट अफेयर्स हम लेके आते हैं। ये सुबह जो है मॉर्निंग में 9 बजे आता है ये। तो आप इतने समय में जो है आप ज़रूर हमारे चैनल को वॉच करें, क्योंकि जब आप चैनल पे रहेंगे तो आप जो है तुरंत न केवल आप एक प्रश्न को करना सीखेंगे, बल्कि उसका मॉडल पेपर भी आप पा जाएंगे कि किस तरीके से जो है प्रश्न टैकल करने हैं। और आप एक आध महीना दीजिए समय, उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि किस तरीके से हमारी जो है मेंस की चीज़ें धीरे धीरे तैयार होती जा रही हैं। तो इस समय तो ज़रूर चैनल पे आप लोग रहें, बने रहें, क्योंकि अगर ये चीज़ें पेंडिंग हो रही हैं, आप सोच रहे होंगे कि चलिए आज किसी ओकेजन में फंस गए, कहीं शादी में चले गए, कोई मूवी देख रहे हैं, तो बाद में देख लेंगे, सर का वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ा है। तो देखिए, बाद मतलब कल कभी आता नहीं है। और समझ लीजिए कि आप उसको मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जब पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, आज आप मूवी देख रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, और जो आपका कंपटीटर है वो कमरे में बैठ के पढ़ रहा है। तो इसीलिए डिले करने की आदत छोड़िए। यदि इतनी बड़ी चीज़ की तैयारी करना चाह रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं प्रश्न अपना, एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक का वर्णन कीजिए, इससे संबंधित प्रमुख घरानों की जो है विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो देखिए क्या है कि इसमें 2 पार्ट है। एक तो आपको कथक को बताना है, फिर इसकी जो है प्रमुख घराने क्या हैं और उनकी जो विशेषता है उसको बताना है। तो प्रश्न को सबसे पहले तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर डिकोड करना है कि प्रश्न कितने डायमेंशंस में पूछा गया है। चूँकि ये 8 अंक का प्रश्न है तो 4 अंक तो आपको यहाँ से मिल जाएगा और फिर 4 अंक ये है आपका। और इन दोनों को जब बैलेंस लिखेंगे तब जा कर के आप जो है कायदे से 8 अंक के लिए उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले कथक को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि यही आपका की पॉइंट है और भूमिका शुरू करने का यही अच्छा तरीका भी होता है कि जो आपका की पॉइंट है और जिसके बारे में थोड़ा पूछा जाए वह उसी को जो है आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वही आपकी भूमिका भी हो गई। तो कथक उत्तर प्रदेश का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में भारत में 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं, और ये आपके प्रीलिम्स का फैक्ट भी है, आपका होमवर्क भी है कि आपको ये बताना है कि वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। एक तो मैंने बता ही दिया कथक,
और कथक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फिर कथक शब्द की उत्पत्ति जो है वो कथा शब्द से हुई है। इस नृत्य के माध्यम से पौराणिक कहानियों, मिथकों, किंवदंतियों को आधार बनाकर प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। मतलब जो कथक है वो कथा शब्द से बना हुआ है। और कथा किसका? तो वही पौराणिक जो कहानियाँ हैं, जो मिथक हैं, जो किंवदंतियाँ हैं, उनको आधार बनाया जाता है। और इसी को आधार बनाते हुए जो नर्तक हैं, जो कथक जो कलाकार हैं, वो विशेष भाव भंगिमाओं द्वारा, नृत्य के द्वारा इसे प्रस्तुत करते हैं। तो आपने बहुत संक्षेप में कथक का जो है वो थोड़ा सा परिचय दिया। फिर कथक नृत्य में क्या होता है कि शरीर का जो है वजन समान रूप से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ बटा होता है। अब देखिए, कथक के तो हम कलाकार हैं नहीं कि आपको यहाँ हम बता दें, लेकिन अभी हम चित्र दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पहले आप सुन लें। इसके तहत पैरों की जो उंगलियां या पैर की एड़ी का उपयोग अधिक किया जाता है। आप देखते होंगे कि जब कलाकार डांस प्रस्तुतिकरण कर देते हैं इसके कथक का, तो वो पैरों के एड़ियों और उंगलियों का बहुत ही सुंदर प्रयोग करते हैं। और इसको जानने के लिए, चूंकि आपका टॉपिक है, तो एक आध जो है बहुत वैसे हॉलीवुड बॉलीवुड तो देखते रहते हैं, तो एक बार कोई कथक का भी प्रोग्राम देख लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और हम ये बार बार कहते हैं कि जब ऐसी चीज़ें हों, कोई भी सांस्कृतिक चीज़ें हों, वास्तुकला से संबंधित हो, तो एक बार जो है उसका वीडियो देखने का प्रयास जरूर करें। जैसे स्थापत्य पे बहुत सा प्रश्न आता है, तो स्थापत्य के लिए सबसे बेहतर यही है कि आप जो है खुद एक बार उसका पिक्चर देखिए। जब आपके दिमाग में पिक्चर रहेगा, अगर आप ताजमहल आगरा का देखने गए हैं, तो आप अगर उस पर कुछ आएगा तो आप बहुत शानदार तरीके से लिख पाएंगे। और अगर हम बहुत ज़्यादा सारे डिटेल्स यहाँ लिख करके दे दें ताजमहल के बारे में, अगर आप गए नहीं हैं तो शायद वो मिसिंग रहेगी चीज़ें। तो अब तो अवेलेबल है, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से देखें। और कुछ वीडियो जो है थोड़ा काम का भी देखते रहें। मूल मुद्रा में नर्तक जो है वो सीधा खड़ा रहता है, एवं एक हाथ को सिर से ऊंचे स्तर पर रखता है और दूसरे हाथ के कंधे को स्तर पर फैलाया हुआ होता है। और ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे कि जब आप वाकई में कथक के बारे में, उसकी जो भाव भंगिमाएँ हैं उसके बारे में आप जान रहे होंगे। और देखिए, ये है जो कलाकार हैं, किस तरीके से हाथ का संयोजन है। ये देखिए पैरों की चीज़ें हैं कि देखिए यहाँ क्या है, एड़ी उठी हुई है और जो है पैर की जो उंगली है, उंगली पे चीज़ें हैं। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए, ये भी इनके साथ भी यही है। और हाथ देखिए ऊपर उठा हुआ है। तो यही जो है ये कथक की ही चीज़ें हैं और यही मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। तो एक बार जो है अपने से भी आप लोग एफर्ट करें और ज़रूर देखें इसको। फिर अगर कथक की थोड़ा सा शुरुआत देखा जाए, कथक की जो हिस्ट्री के बारे में, तो कथक की शुरुआत जो है ब्रजभूमि की रासलीला से हुई, जहाँ कथाकार महाकाव्यों और पुराणों के प्रसंग गाकर सुनाते एवं उन पर नृत्य करते थे। मतलब इसकी जो वर्जिन है, बेसिकली जो ब्रज क्षेत्र है, वहाँ जो रासलीला का जो प्रचलन है, तो उसी के तहत हुई। और वहाँ जो कलाकार हैं विभिन्न पौराणिक आख्यानों को आधार बनाते थे और इसको न केवल भाव भंगिमाओं द्वारा व्यक्त करते थे बल्कि गाते भी, जिसमें गायन भी होता था। भक्ति काल में राधा कृष्ण की कथा को प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग जो है वो आरंभ हुआ था। वही कि ब्रज क्षेत्र में है, तो भाई वहाँ की जो कथा वस्तु का मूल आधार ही होंगे, कौन होंगे? योगेश्वर कृष्ण होंगे और राधा जी होंगी। तो उन्हीं को आधार बना करके ये प्रयास शुरू किया गया। राधा कृष्ण की विषय वस्तु मीराबाई, सूरदास, नंददास एवं कृष्णदास की रचनाओं के साथ कथक नृत्य अत्यंत जो है वो लोकप्रिय हुआ। जब राधा की चीज़ों को लेकर के, मतलब राधा कृष्ण की जो चीज़ों को लेकर के जब जो साहित्य लिखा गया, जैसे मीराबाई का साहित्य हुआ, सूरदास का साहित्य हुआ, फिर कृष्णदास का साहित्य हुआ, तो जब इन साहित्य को जब ये कलाकारों के बीच में गया, तो जब इनको आधार बना करके वो गायन और मंचन करने लगे, तो इसकी ख्याति जो है और ज़्यादा
प्रसिद्धि पाई। तो अब कथक के अगर जो है उत्पत्ति पे, तो आप याद रखिए कि ब्रजभूमि से और विषय वस्तु क्या थी, वही राधा कृष्ण की प्रेम आख्यानक चीज़ों को लेकर के थी। और इसको अवलंब देने का काम किसने किया, तो ये जो समकालीन मध्यकालीन जो समकालीन कवि हुए, चाहे मीराबाई हुए, सूरदास हुए, कृष्णदास हुए, इन लोगों के द्वारा हुआ। तो ये आप बता रहे हैं। फिर अगर आगे देखेंगे कि मुगलों के आगमन से इस नृत्य शैली को एक नई दिशा मिली। मतलब जो मुगल बादशाह है, तो इसमें थोड़ा सा और भी चीज़ें जुड़ी, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि भाई मुगल या जो तुर्की आए वो हमारे अपने देश के नहीं थे, यहाँ के नहीं थे, वो बाहर से आए और यहाँ शासक बने। मंदिरों के प्रांगण से निकलकर अब यह दरबारों में पहुंच गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कथक पहले मतलब जो सांस्कृतिक आयोजन होते थे, और वो आयोजन कहाँ होते थे, मुख्यतः जो होते थे वो मंदिर के प्रांगण में होते थे। तो कथक का जो दायरा था वो एक सीमित था। अब इस दायरे का विस्तार हो रहा है कि मंदिर के प्रांगण से निकल करके राज दरबारों में कथक पहुंच गई। मतलब इसको जो है राजाओं ने भी जो है प्रश्रय दिया। राजा क्या, जो मुगल बादशाह थे, नवाब थे, उन लोगों के द्वारा दिया गया। 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक अपने स्वर्ण काल में पहुंच गया। आप सभी जानते होंगे कि जो अंतिम मुगल नवाब थे वहाँ के अवध के, वाजिद अली शाह, तो उनके समय में जो है ये अपने चरम स्थिति में पहुंच, क्योंकि वो न केवल इन कलाकारों को प्रश्रय देते थे, बल्कि स्वयं बहुत अच्छा जो है वो कथक के जानकार थे। मतलब वो खुद प्रस्तुति देते थे, नवाब वाजिद अली शाह। और ये आपके प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, तो प्रीलिम्स में भी ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीटी और मेंस में दो अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों को एक साथ मिला के पढ़िएगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। मुख्य परीक्षा पे ज़्यादा पढ़िए, और थोड़ा सा जब मुख्य परीक्षा को पढ़िए तो चूंकि आप जान रहे होंगे कि पीटी में कुछ फैक्ट की भी ज़रूरत होती है, तो जहाँ लगे वहाँ फैक्चुअल चीज़ों को भी वही नोट कर लीजिए। तो इससे न केवल आपका मुख्य परीक्षा तैयार होगा, बल्कि प्रीलिम्स भी तैयार होता जाएगा। ये नहीं करना है कि नहीं पहले तो हम पीटी पास कर लेंगे तब मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो आप 2-3 साल पीटी पास करने में लगाइए, उसके बाद फिर जब पीटी का आधार बनाइए, फिर 5 साल मेंस पास करने में, तो पूरा पंचवर्षीय योजना ही लगा दीजिए। तो ऐसा मत करिएगा, मुख्य परीक्षा पढ़िए। और जिस अप्रोच के साथ मैंने कहा है, पीवाईक्यू खूब ध्यान में रखिए, पीटी का, मेंस का, और उसी के अनुसार अपने टेक्स्ट को पढ़िए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए, इसमें फंसिए नहीं। बिंदादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। जो नवाब वाजिद अली शाह थे, इन्हीं के दरबार में कथक की एक बहुत बड़ी हस्ती थे बिंदादीन महाराज, वो इन्हीं के दरबार में संबंधित थे, और इसीलिए इनका जो समय है वो स्वर्णकाल भी माना जाता है। तो ये भी देखिए, आपके पीटी का भी यहाँ फैक्ट हो गया। और देखिए मुख्य परीक्षा में क्या है कि जो आप पढ़ रहे होंगे पीटी के लिए, तो इसका प्रयोग करना भी सीखिए मुख्य परीक्षा में। और वो प्रयोग तभी आप कर पाएंगे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, विश्वास करिए, जब आप उत्तर लिखने बैठेंगे तो पहला उत्तर जब लिखेंगे तो शायद 8 अंक का उत्तर भी लिखना हो तो आप करीब 1 घंटा लगा दें, 1.5 घंटा लगा दें, 2 घंटा लगा दीजिएगा, और फिर भी लगेगा कि लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि दिमाग अभी जो है उस लेवल तक जाके सोच नहीं पा रहा है। और वो सोचने की चीज़ें कब धीरे धीरे बढ़िया होंगी, जब आप निरंतर लिखेंगे। आज आप लिखेंगे शायद 2 घंटा लगेगा, जब आप 10 प्रश्न लिख लेंगे तो वो समय घट के 1.5 घंटा हो जाएगा, 20 प्रश्न में 1 घंटा हो जाएगा, 25 प्रश्न में जाएंगे, 30 प्रश्न में जाएंगे तो आधे घंटे पे आ जाएगा, और 50 प्रश्न तक आप विश्वास मानिए, मुख्य परीक्षा में जिस दिन आप 50 प्रश्न लिख लिए, तब उसके बाद जो है आप एक रिदम में आ जाएंगे। और जब आप जो है करीब करीब 100 प्रश्न, 150 प्रश्न के बाद लिखेंगे, तब आप एक टाइम पीरियड में लिखना शुरू कर देंगे, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे। और अगर आपको मुख्य परीक्षा पास करना है तो कम से कम 500 प्रश्नों को लिखिए। अगर जिस दिन आप 500 प्रश्न लिख लिए अपने से, उस दिन आप मुख्य परीक्षा पास कर जाएंगे। तो यही तरीका है, ये एक दिन में डेवलप नहीं होती। कोई भी स्किल जो है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती, आपको इस पर निरंतर काम करना होता है। यहाँ अगर निरंतर काम करेंगे
तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और यही हमारा प्रयास भी है ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि यहाँ आपको डेली प्रश्न दिए जाएंगे और डेली आपको उत्तर लिख के दिखाना है, उसकी प्रॉपर वे में मार्किंग होगी और फिर जो है हम मॉडल आंसर भी देंगे। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना प्रश्न भेजेंगे, उत्तर भेजेंगे, हम प्रॉपर वे में मार्किंग करेंगे और कोई भी कमी रहेगी, जो भी आपका यदि अंक कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे आप बढ़ा सकते हैं, पूरा कमेंट किया जाएगा और फिर इस तरीके से मॉडल पेपर दिया जाएगा। तो मतलब टॉपिक से संपूर्ण तैयारी, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अब आपका, चूंकि आपने कथक का परिचय दिया, कथक के बारे में बताया, उसकी उत्पत्ति को बताया, उसकी विषय वस्तु क्या होती है, उसकी नृत्य शैली क्या है। अब आपका 4 अंक का प्रश्न जो था, 4 अंक का काम तो आपने कर दिया, लेकिन प्रश्न में दूसरा भी पार्ट था जिसमें पूछा था विभिन्न राजघराना नहीं, कथक के जो घराने हैं उनके बारे में बताते हुए उनकी विशेषताओं को बताना है। तो अब आप ऐसे बताइए कि कथक नृत्य के घराने, और इसके तहत जो है वो 3 प्रमुख घराने हैं। सबसे पहले लखनऊ घराना है, फिर बनारस घराना है और जयपुर घराना है। तो आप इनका जो है उल्लेख कर दीजिए। और इन घरानों के विकास से इस विधा को व्यापक लोकप्रियता मिली। तो सबसे पहले आप लखनऊ घराना पे आइए। तो लखनऊ घराना कथक नृत्य का सबसे लोकप्रिय घराना है। पंडित ईश्वरी प्रसाद बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से ही रहा है। आप प्रीलिम्स में बिरजू महाराज के बारे में बहुत जानते होंगे, तो यहाँ आपकी देखिए 2 चीज़ें क्लियर हुई। पहली बात तो बिरजू महाराज या ईश्वरी प्रसाद कथक से संबंधित थे। वो नृत्य की किस विधा से संबंधित थे, तो कथक से थे। और इनका घराना कौन सा था, इनका घराना जो है वो लखनऊ घराना है। फिर इस घराने की विशेषता यह है कि नर्तक जो है कहानी को चित्रित करते हुए कलाई एवं हाथों की गति का सुंदर उपयोग करता है। मतलब कोई कहानी को फॉर्मेट करता है, मतलब कहानी को आधार बना करके कलाई और हाथ की गति के द्वारा जो है उसको व्यक्त करता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई, किसकी, लखनऊ घराने की हो गई। फिर बनारस घराना जो अगला महत्वपूर्ण घराना है, इस घराने का विकास जानकी प्रसाद द्वारा किया गया था। मतलब बनारस घराने का जो हेड है, मतलब जिनके द्वारा ये घराना अस्तित्व में आया, तो जानकी प्रसाद। और ये सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी यूपी स्पेशल में यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अब वो प्रश्न पुराना हो गया कि कथक जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, बहुत हो गया उत्तर प्रदेश। अब कमीशन जो है वो ट्रेंड चेंज कर चुका है और वो डेप्थ में चीज़ें जाके पूछ रहा है। तो आपको भी उसी लेवल पे जा करके तैयार होकर के चीज़ों करनी होंगी। सितारा देवी इसी घराने से संबंधित रही। यहाँ भगवान शिव और कृष्ण की प्रार्थनाओं एवं कहानियों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो दूसरी पर्सनालिटी है सितारा देवी, वो भी बनारस घराने से संबंधित रही। और चूंकि काशी है, तो काशी जो है वो महादेव की नगरी है, तो यहाँ की जो कथा वस्तु के आधार बनेगा कथक का, वो शिव बनेंगे और भगवान कृष्ण बनेंगे। यह नृत्य तांडव और लास दोनों शैलियों को आत्मसात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बनारस घराने में जो कथक नृत्य का जो आयोजन होता है, तो वहाँ तांडव और लास जो शैलियाँ हैं वो दोनों को अपनाया जाता है। फिर अगला जो है वो जयपुर घराना है। देखिए जयपुर घराना राजस्थान में जयपुर के कछवाहा राजाओं के दरबार में विकसित हुआ। यह घराना कुछ हद तक मुगल प्रभाव से अछूता रहा। आप सभी जानते होंगे कि जो राजपूताना था वो मुगलों के प्रभाव में तो प्रत्यक्ष तो नहीं था, देखिए अप्रत्यक्ष रूप में तो बिल्कुल थे। लेकिन चूंकि मुगल बादशाहों की भी एक नीति थी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, और राजपूतों में तो एकदम नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सब वैरियर हैं, मतलब बड़ा वीर योद्धा है। तो यहाँ अगर इनके जो निजी इनके जो धर्म है या जो इनकी निजी मान्यताएं हैं, अगर हम इसमें जो है हस्तक्षेप करेंगे तो ये हमारे लिए घातक होंगे। और इसीलिए जो अकबर के समय में अपनाई गई राजपूत नीति थी, तो राजपूत नीति में आप देखेंगे कि अकबर अगर राजपूतों की संप्रभुता लेता है
तो उनको बहुत सी स्वायत्ता भी देता है। वो स्वायत्ता क्या देता है कि आप अपने धर्म को मानेंगे, आपके जो रिचुअल्स हैं, जो आपकी सामाजिक प्रथाएं हैं, उसमें मुगल बादशाह द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए देखा जाए तो यहाँ जो चीज़ें हैं थोड़ा शुद्धता है, मतलब कथक का जो ओरिजिनल चीज़ अगर आपको देखना हो तो सही मायने में वो जयपुर घराने में ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ मुगल प्रभाव नहीं दिखता है उसमें। यहाँ कथक का शुद्धतम रूप प्रस्तुत होता है। इस घराने की स्थापना भानु जी महाराज ने की थी। मतलब जो जयपुर घराना है, इसकी जो स्थापना भानु जी महाराज ने की थी। और जयपुर घराना अधिक तकनीकी पहलुओं और ऊर्जा के साथ द्रुत चालों का जो है वो उपयोग करता है। तो ये जयपुर घराने की कथक से संबंधित विशेषता हो गई। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। और इसमें जो है देखिए, दो प्रश्न में 2 डायमेंशंस थे और दोनों को हमने बहुत बैलेंस तरीके से कवर किया है। और इस प्रश्न के माध्यम से हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप आंसर राइटिंग करिए तो इसी अप्रोच को आधार बनाते हुए लिखिए, कि मतलब बहुत संक्षेप में भूमिका लिखिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भूमिका लिखने का स्कोप नहीं है। निष्कर्ष भी बहुत संक्षिप्त रहे लेकिन रहे, और बीच का पार्ट सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए हो। ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इससे भी जुड़िए। ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ बहुत सी जानकारी जो है वो समय समय पर निःशुल्क दी जाती है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, संदीप मिश्रा ऑफिशियल, और समृद्धि आईएएस का यूट्यूब। आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम जो है बहुत सी जानकारी जो है टाइम टू टाइम आपको देते ही रहते हैं। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि डेली जो है मंडे टू फ्राइडे 9 बजे सुबह और 4 बजे हमारी जो अब की बार मेंस पार्ट जो सीरीज है वो चल रही है। वीकली करंट अफेयर्स हम दे ही रहे हैं, और बहुत जल्दी हम और प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे कुछ और सहयोगी आएंगे जहां हम आरओ के लिए भी प्रयास करेंगे। तो आपके लिए यहाँ तैयारी का एक अच्छा अवसर मिलेगा। और अगर किसी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पे संपर्क करें। किसी बैच से हमारे जुड़ना चाहते हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।